नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में 12 पूछ जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 30 है, और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैथ के क्वेश्चनों को हल करने की बहुत ही शानदार ट्रिक्स सिखाता हूँ। उस ट्रिक से मैथ के क्वेश्चनों को आप 4 से 5 सेकंड में ही हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस रूट एक्स बराबर 90 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको x का मान बताना है। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से मत करना। बेसिक तरीके से क्वेश्चन किया हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा और आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, ऑप्शन का यूज करके करना है। ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को हल करना है। तो हमने माना कि ऑप्शन नंबर ए को उठाया, हमने हमने रखा एक्स बराबर रख दिया। अगर 81 से कहेंगे हम एक्स बराबर 81, तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम एक्स की, तो ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस रूट 81। अब इसे हल करेंगे तो हम ये जगह 81 और प्लस यहाँ से क्या होगा, 9 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9, तो ये बनेगा हमारा 90। 90 बन गया। देखिए हमारा 90 यहाँ दिया भी गया था और हमारा ये 90 बन गया, यानी कि एक्स, जो एक्स का मान होगा वो होगा 81। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सही 3/11 का वर्ग बताना है कि क्या होगा। देखिए नीचे 11 लिखा है, तो 11 का वर्ग यानी 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि नीचे बनेगा आपका 121। तो एक यहाँ 111 यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। यहाँ 112 यानी कि ये भी कट जाएगा। 121 यहाँ, 121 यहाँ, या तो हमारा ए सी होगा या डी होगा। देखिए यहाँ लिखा है 3, तो ऊपर जो 3 होता है वो हमें जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ करते हैं, ये 11 की गुणा करेंगे एक में, 11 एकम 11, और फिर जो ऊपर 3 है इसे हम जोड़ देते हैं। 11 एकम 11 और 11 में फिर 3 जोड़ देंगे, 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 14। 14 बनेगा और 14 का, लेकिन यहाँ तो 9 है यानी 14 से कम है, और फिर हम 14 का हमें इसका वर्ग भी करना होगा यानी कि स्क्वायर भी करना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कट जाएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, और 196 दिया भी गया है। अगर देखिए आपको क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको सही लगा, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आप अभी हमारी लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए की खरीदी थी और 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। आपको बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। देखिए अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैंने अभी इससे जो जस्ट पहले वाला हमारा पार्ट था 29 वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, जो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना सीखना है कि 12.5% की वैल्यू जो होती है 1/8 कैसे होती है, वो इससे पहले वाली आप मेरी वीडियो देख लो, आपको मैंने उस वीडियो में ये सिखाया है कि हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने मानी हमने वस्तु खरीदी 8 रुपए में खरीदी, और हमें लेना है उस पर 1 का लाभ लेना है, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, हम उसे बेचेंगे यानी कि 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे, तो हम उसे बेचेंगे 9 में। हम उसे बेचेंगे यानी कि 8 में खरीदी और तो 1 का लाभ लेना, तो हम उसे बेचेंगे 9 में, 9 बेचेंगे। तो जो भी, जी हाँ 9 आया। अब जो इसका मल्टीपल 9 का मल्टीपल होगा हमारा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगी। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 105 9 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 111, सॉरी 110, ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 112 सी, ये भी 9 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। 108 दिया गया है, ये 9 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ए बी सी का मान बताना कि मान क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, और आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, तो आपको लाजमी बात है, आपको टाइम लगेगा और आंसर भी आपका वही निकलेगा जो आपको मैं बताऊंगा। देखिए जब भी आपको इस तरह की वैल्यू दिखाई दे, इनकी बटे में ए ए बटे 4 बराबर बी बटे 5 बराबर सी बटे 6, यानी कि वैल्यू कल को कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन तरीका आपको यही मिले क्वेश्चन का, तो हमेशा कुछ मत करना, सेम टू सेम यही आपका आंसर होगा। बस ऐसे लिख देना, इसे 4 अनुपात, ये 5 अनुपात और ये 6 अनुपात, बस अनुपात लगा देना बीच में, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस अनुपात लगाना बीच में। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, इनमें अनुपात लगा दो बीच में, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ दिया गया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, को बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन देखना है और तुरंत उसे टिक कर देना है बस, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे तब भी यही आएगा, और ना हल करेंगे तब भी आपका आंसर यही है, ठीक है। जैसा आपको जो तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ, वो बेस्ट तरीके से सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को हल करने का आपको। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो आपका ए और बी एक साथ मिलकर जो ए और बी हैं वो एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में करते हैं? वो करते हैं 10 दिन में। तो हमने लिख दिया ए बी कार्य करते हैं 10 दिन में पूरा। फिर आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन, जो ए अकेले उसी कार्य को करता है 15 दिन पूरा, यानी कि ए अकेला करता है कार्य को 15 दिन में पूरा। फिर आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो सी है, सी अकेले उसी कार्य को, यानी सी भी अकेले उसी कार्य को करता है 20 दिन में पूरा, यानी कि सी अकेले उसी कार्य को करता है तो 20 दिन में पूरा। तो अब हम लिख लेंगे 10, 15 और 20 का लेंगे एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया हमारा 60, एलसीएम आ गया 60 हमारा, ठीक है। अब हम 10 से भाग देंगे 60 को, 10 से भाग देंगे 60 को तो ये जाएगा 6 बार में, और 15 से भाग देंगे 60 को तो 15 चौका होता है 60, तो ये जाएगा 4 बार में। अब 20 से भाग देंगे 60 में, 20 तियां 60, ये जाएगा 3 बार में। देखिए जो ए बी है मिलकर, ए बी एक दिन में कार्य करते हैं 6, और ए अकेला मिलकर, जो ए है वो अकेला एक दिन में मिलकर कार्य करता है, वो 4 करता है। तो यहाँ बी कितना कार्य करता होगा? बी एक दिन में करता होगा 2 कार्य, क्योंकि जो ए है हमारा वो कर रहा है 4 कार्य एक दिन में, तो बी करेगा 2 कार्य। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? देखिए जो हम एलसीएम लेते हैं, हमारा जो एलसीएम 60 आया है, यही हमारा टोटल कार्य होता है, यानी कि 60 जो हमारा आया था एलसीएम में, यही टोटल कार्य हुआ हमारा। तो हमसे कह रहा है कि बी और सी मिलकर, तो देखिए बी का कितना आया, बी एक दिन में करता है 2 कार्य और सी एक दिन में करता है 3 कार्य, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 से भाग देंगे हम 60 को, 5 से भाग देंगे 60 को तो 12 पंजे होता है 60, यानी कि ये जाएगा 12 बार में। तो कितने दिन लेंगे? ये 12 दिन लेंगे। बी और सी मिलकर कितने दिन काम करेंगे? वो करेंगे 12 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन से कह रहा है 6 बरस पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी थी? तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, यानी कि जो वर्तमान आयु है उसकी कितनी थी? 6 गुनी थी। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया, पिता को लिख दिया एफ से, इसे कर दिया फादर, और पुत्री को लिख दिया हमने पी से, पुत्री को लिख देते हैं पी से। इसे कर दिया वर्तमान में, यानी कि यह कर दिया वर्तमान में। जब ये वर्तमान में हो गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बरस पूर्व, 6 बरस पूर्व, यानी कि यहाँ से 6 बरस पूर्व, 6 बरस पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? 6 गुनी थी। तो पिता की आयु 6 होगी, जब पिता की आयु 6 होगी तो पुत्री कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि तभी तो 6 गुनी बनेगी, 1 होगी, 6 गुनी होगी। अब आपसे कह रहा है कि 3 बरस बाद पिता की आयु उसकी पुत्री है, यानी वर्तमान से 3 बरस बाद, यानी वर्तमान कहाँ? यहाँ से 3 बरस बाद, 3 बरस बाद उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की 3 होगी और पुत्री की फिर कितनी होगी?
पुत्री की 1 होगी 3 गुनी होगी। अब हमें देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। अब इनका अंतर लें हम 6 का और 1 का, तो इनका अंतर आएगा 5 और इनका अंतर लें हम तो ये आया 2। लेकिन हमें अंतर हमारा बराबर होना चाहिए, अंतर हमारा बराबर होना चाहिए। तो हम ऊपर करेंगे 2 से गुणा और नीचे करेंगे हम 5 से गुणा, तो हमारा अंतर बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर 2 से गुणेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। फिर करेंगे हम, देखिए 5 से गुणा करेंगे 3 को, तो 5 3 15 और 5 एकम 5। अब देखिए अंतर इनका बराबर हो गया। देखिए यहाँ भी अंतर 10 आ रहा है और यहाँ भी अंतर 10 आ रहा है। और देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ से यहाँ का अंतर है 3 का, और यहाँ से भी देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर भी कितना 3 का है। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ से यहाँ का अंतर कितने 3 बरस का नहीं है, कितना है, देखिए 6 ये और 3 ये, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे 6 3 9, यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर 9 बरस का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बरस का नहीं है, कितने का, 9 बरस का। इतना इसका कितना गुना होगा, इसका होगा 3 गुना, इसका होगा ये 3 गुना। तो हम ये इसे हम कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 3 दूनी 6, यानी कि पुत्री की आयु आ गई 6 बरस। और ये कब की है, ये है 6 बरस पूर्व की। अब यहाँ लाएंगे वर्तमान में। जब हम वर्तमान में लाएंगे तो क्या करेंगे, तो 6 में 6 और जोड़ देंगे, यानी कि 6 प्लस 6 करेंगे तो ये बनेगी 12 बरस, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, वो होगी 12 बरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। या फिर देखिए अगर यहाँ भी कर सकते हैं, और हम देखिए यहाँ हमारा जो 3 आया था, ये 3 गुना आया था, 3 को हम 5 से गुणा कर दें, 3 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 15। लेकिन क्या है, ये क्या है, 3 बरस बाद की है, 3 बरस, तो हमें इसमें से क्या होगा, 15 में से 3 घटाएंगे। अगर हम 15 में से 3 घटाएंगे तब भी हमारी 12 बरस आएगी। या तो क्वेश्चन को देखिए, या तो क्वेश्चन को आप यहाँ से कर लो या फिर क्वेश्चन को आप यहाँ से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 180 है। तो निश्चित राशि ज्ञात कीजिए। कि आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए आपको समय जो दिया गया है वो दिया गया 2 वर्ष, और आपको देखिए दर दी गई वो दी गई 15%, और जो अंतर दिया गया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का वो दिया गया है 180 रुपये। तो आपको प्रिंसिपल बताना है कि निश्चित राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल क्या हुआ। तो देखिए आपको पता है 15% की वैल्यू होती है 3/20 होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। अब जिसे निकालना नहीं आती वो सीख लो कैसे निकालेंगे। जैसे ये लिखा है 15%, 15% लिखा है। अब जो प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 100, यानी कि नीचे आ जाएगा हमारा 100। अब तो हम इसे 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 इस तरह से आती है। 15% की वैल्यू 3/20, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 3/20। अब जो नीचे 20 आया, यहाँ दिया गया 2 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ 3 बरस होता तो हम क्या करते, क्यूब करते नीचे वाले का। अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे, 3 का कुछ नहीं करना, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400। अब देखिए जो अब जो आया हमारा 400 आया, यही हमारा आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल। और जो आंसर 400 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 400 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 400 का मल्टीपल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए या तो सी हमारा 400 का मल्टीपल है, ठीक है, और डी भी हमारा 400 का मल्टीपल है। तो हमें क्वेश्चन को और हल करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम 2 साल का जब दिया गया तो हम निकालेंगे इसे 2 1 से, 2 और 1 करना होगा हमें 2 साल के लिए। तो देखिए अब 400 को निकालेंगे हम 3/20 से, यानी 400 का जो दर आई थी हमारी वो आई थी इसकी वैल्यू आई थी 3/20, तो इसका 3/20 करेंगे तो 20 से 400 कटेगा 20 बार में,
और 20 की और 3 की गुणा करेंगे, 20 की और 3 की, तो 20 3 हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। अब हम 60 का 3/20 निकालेंगे, 3/20, तो 20 से जाएगा 60 3 बार में, और 3 3 हो जाएगा 9, अब 9 हो जाएगा। देखिए इसकी गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ये होगा 120, और ये करेंगे 9 एकम 9, यानी कि ये 9 हो जाएगा। देखिए जो नीचे आता है, यानी कि जो आता है, यही हमारा साधारण ब्याज और चक्र ब्याज का अंतर होता है। अब जो 9 आया, ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज और चक्र ब्याज का अंतर हो गया 9। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 9 नहीं है, कितना है, 180 है, अंतर 180 है। इसका कितना गुना होगा, 9 दूनी 18, यानी इसका होगा ये 20 गुना, 20 गुना होगा, इसका होगा ये 20 गुना। तो हमने प्रिंसिपल कितना माना था, हमने प्रिंसिपल माना था 400। प्रिंसिपल जब हमने, देखिए ये प्रिंसिपल माना था हमने 400, 400 को हम कर देंगे 20 से गुना, क्योंकि ये 400 करेंगे अब 20 से गुना, 400 इंटू जब 20 करेंगे हम, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा 8000, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन को हल करने का सबसे शानदार तरीका है, और आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट तरीका सिखाया क्वेश्चन को हल करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को अभी लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी, यानी कि एक कक्षा के दो जो सेक्शन है ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 केजी है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में, जानता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत गुणा भाग करना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा कि आपसे पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत, तो आपको कैसे करना है। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको लिखना है 40 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन कितना है, इसलिए ये है सेक्शन ए और ये सेक्शन बी। इसमें कितने विद्यार्थी हैं सेक्शन बी में, इसमें है 50, 50 हैं। तो 40 जो 40 छात्र हैं उनका औसत कितना है, इनका औसत है 36 केजी, यानी कि ए विद्यार्थी को जो औसत है वो जो है 36 केजी, ये 36 केजी है। और फिर बी वाले विद्यार्थी को औसत कितना है, वो है 45 केजी, ये है 45 केजी। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से काट दो, 0 से 0 काट दिया आपने, इनका बन गया ये अनुपात, 4:5 आ गया। अब देखिए हमें औसत मानना है, ऑप्शन के हिसाब से मानना। देखिए आपका ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में 42 केजी है, ऑप्शन बी में 41 केजी है, और ऑप्शन सी में 43 केजी है, लेकिन ऑप्शन डी में 39 केजी है। तो औसत ऐसे मानना है जिससे कि हमारा आंसर जल्दी निकले। हमने माना औसत हमारा 40 है, हमने मान लिया जो हमारा औसत है, औसत जो है वो 40 केजी है, 40 मान लिया। तो ये 36 से 40 से कितना कम है, 36 40 से कितना कम है, आप कहेंगे ये 4 कम है। 36 40 से कितना कम है, 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी, इस 4 की और इस 4 की गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, इनकी ये होगा माइनस का हो जाएगा 16। अब देखिए इस 40 से ये 45 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये प्लस का 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो आपको करना है, आप क्या करेंगे, इस 5 की और इस 5 की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 25, यानी कि प्लस का 25 हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो गया। तो हमें अब क्या करना है, हमें ये माइनस का 16 आया, ये प्लस का 25 आया, तो 25 में से 16 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारा बचेगा 9, जब 25 में से 16 चले जाएंगे माइनस के। और टोटल हमारे विद्यार्थी कितने हो गए, क्योंकि हमने यहाँ ये वाला हमने 0 से 0 काट दिया, तो 4 ये और 5 ये, 4 5 को 9 जोड़ा हमने, 4 + 5 जोड़ा, तो ये होगा 9। तो हम इसे 9 में भाग देंगे, तो कै बार जाएगा, ये जाएगा एक बार, 9 एकम 9, यानी कि 1 आया, हमारा आया 1। हमने औसत माना था 40, हमने औसत माना था 40 और हमारा आया 1, ये 1 जो आया ये आया है प्लस का, तो हम 40 में 1 जोड़ देंगे। जब 40 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 41, यानी कि पूरी कक्षा का जो औसत होगा वो कितना होगा, 41 केजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो मात्र आप 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आपको
क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि मैंने किस तरह से आपको समझाया था। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक करके आप दोबारा जरूर देखना, क्योंकि 100% आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका आपको सिखाया क्वेश्चन को हल करने का। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे देख कह रहा है एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार किया और 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 70 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है? आपसे पूछा है ट्रेन की रफ्तार। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए जो यहाँ यहाँ 140 मीटर है, यहाँ 180 मीटर है, इनका अंतर लेंगे। इनका अंतर लिया हमने, जब इनका अंतर लिया हमें निकालना है ट्रेन की रफ्तार। तो जो रफ्तार निकलेगी वो निकलती है दूरी बटे समय। रफ्तार निकलेगी दूरी बटे समय से। तो देखिए इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर लेंगे, तो ये अंतर आएगा 40 आया। अब आपको करना है, देखिए यहाँ 15 सेकंड है, यहाँ 17 सेकंड, तो इनका अंतर लेंगे, तो इनका अंतर आएगा 2 सेकंड का। 2 सेकंड का। देखिए आपका आंसर है किलोमीटर में, ऑप्शन देखिए आपको आंसर दिया है किलोमीटर में, तो हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे, तो हम गुणा करेंगे 18/5 से। 18/5 से गुणा करेंगे। अब जो आपको कटता है काट दो। देखिए 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। और देखिए 10 से क्या हो जाएगा, 10 से ये 40 जाएगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा। अब आपको करना है, आपका बचा ये 4 बचा और 18 बचा, तो इनकी कर दो गुणा। जब 4 और 18 की गुणा करेंगे तो 18 चौक होता है 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एल गुणे बी गुणे एच गुणे बीमा वाले घनाभ को एल गुणे 0.5 बी गुणे 0.4 एच माप वाले तख्तों में काटा जाता है, तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखिए ये हमारा बड़ा घनाभ हो गया, ये बड़ा घनाभ हो गया, और ये हमने काटा है तो ये छोटा घनाभ हो जाएगा। तो हम इसे क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप खींच से काट लो। देखिए एल से आपका ये एल कट जाएगा, बी से आपका ये बी कट जाएगा, और एच से आपका ये एच कट जाएगा। अब आपके पास में बचा ये बचा 0.5 और 0.4, यानी कि 0.5 जी 0.5 गुणे 0.4 बचा। अब आपको क्या करना है, इनकी कर देना है गुणा। तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 ये आएगा 20। लेकिन देखिए एक दशमलव आपका यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, तो आपके 2 के बाद में आपको दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 2 यहाँ आपका दशमलव लगेगा, और इससे पहले आएगा 0। अब आपको क्या करना है, जब आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर पहुंचेगा 100, ऊपर 100 पहुंच जाएगा, ऊपर 100 पहुंच जाएगा, तो 20 से 100 काट दिए, 20 पंजे 100, यानी कि ये जाएगा 5 बार। 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और अच्छा बनाऊं तो कमेंट में आप जरूर लिखना कि मैं इस वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।